हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग यूनिट है। एंड अगर इस यूनिट से पहले आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिथम्स पढ़े हैं तो आप लोग बहुत ईजिली इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। इस लेक्चर सीरीज में ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स एंड अप्रोचेस। तो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्यूरिंग टेस्ट एंड रेशनल एजेंट अप्रोचेस। एंड इसके साथ ही हम लोग देखेंगे गेम प्लेइंग, मिन मैक्स सर्च एंड अल्फा बेटा कट ऑफ प्रोसीजर्स। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स आप हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन से एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड करना होगा। यहाँ से आप हमारे ऐप का ऑफिशियल लोगो देख सकते हो। एंड इस ऐप में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, महा मैराथन, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड हर एक यूनिट के सेपरेट मॉक टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। एंड पेपर 1 के कंप्लीट कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर, जिसका बेनिफिट ये है कि इसमें हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड थ्योरी लेक्चर्स की हेल्प से सिर्फ 90 डेज में कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कराएंगे। अगर आप लोग 13 मार्च से पहले ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, यानी कि आपको पे करना होगा सिर्फ 3999। एंड इसका बेनिफिट ये है कि पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ हम आपको पेपर 1 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराते हैं। एंड ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो एंड हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। अब जैसे हम सभी को पता है कि ह्यूमंस में नेचुरल इंटेलिजेंस होती है। हम समझते हैं कि किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर हम किसी चीज़ को एक बार सीख लेते हैं तो हम अच्छे से फ्यूचर में उसका क्या रिजल्ट होगा, ठीक है, प्रीवियस जो हमारा टाइम था, पास्ट में हमने उस चीज़ से क्या सीखा, ये सब चीज़ों को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसके थ्रू हम चाहते हैं कि मशीनें भी ह्यूमंस की तरह सोचें एंड ह्यूमंस की तरह काम करें, ठीक है। अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काम करता है। अब जैसे हम लोग गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, गूगल में कितनी तरह की इंफॉर्मेशन है। आप सभी को पता है कि हम कोई भी टॉपिक सर्च करें हम लोगों को विद इन मिली सेकेंड आंसर मिल जाता है, ठीक है। गूगल असिस्टेंट क्या होता है, हमारी आवाज़ को सुन के वो क्या करते हैं, वो हमें आंसर देते हैं विद इन अ सेकेंड। तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑटोमेटिक कार्स होती हैं, उस कार में क्या होता है, हम लोग जहाँ से बैठते हैं, हमारे घर से हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ का एड्रेस हम डाल देते हैं, तो हमारी कार ऑटोमेटिकली क्या करती है, हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचा देती है। इसमें ना हमें किसी ड्राइवर की ज़रूरत होती है। एंड ये कार्स इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि वो समझती हैं कि सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो किस तरह से हमें मूव करना है, किस तरह से ब्रेक लगानी है, ठीक है, किस तरह से एक्सेलरेट करना है। तो ये भी क्या है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जाम्पल है जो कि हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर ऑनलाइन गेम्स खेलते हो तो आपने देखा होगा रोबोट्स यहाँ वहाँ घूमते हैं, या फिर अगर आपने ऑनलाइन लूडो, ऑनलाइन चेस खेली होगी तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है हमारी टर्न आती है एंड सामने से कंप्यूटर प्ले करता है। तो ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही डिज़ाइन की जाती हैं, ठीक है। तो बस इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम चाहते हैं कि मशीन्स भी ह्यूमन की तरह काम करें, हमारी तरह एक्सपीरियंस ले एंड उसको याद रखें कि पुराने टाइम पे हमारे साथ ये हुआ था तो आगे हमें इस चीज़ से कैसे बचकर चलना है। तो ये सब चीज़ें चाहते हैं हम लोग अपनी मशीन में, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज ट्यूरिंग टेस्ट। तो ट्यूरिंग टेस्ट जो है एक मेथड होता है, मेथड ऑफ इंक्वायरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, फॉर डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट अ कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ थिंकिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग और नॉट। तो ये जो ट्यूरिंग टेस्ट है, ये एक साइंटिस्ट, एक डेवलपर ट्यूरिंग के नाम से ही बना गया है, ठीक है, जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग, ठीक है। तो ये है ट्यूरिंग टेस्ट के फाउंडर, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने क्या है, इन्होंने ये सोचा था कि क्या कोई मशीन या फिर क्या कोई कंप्यूटर ह्यूमंस की तरह सोच सकता है या नहीं सोच सकता है। तो इसी क्वेश्चन को लेकर के उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट को डेवलप किया था, ठीक है। एंड ये जो है एक पार्टी गेम पे डिपेंडेंट है जिसका नाम है
इमिटेशन गेम। तो ये एक मूवी भी बनी हुई है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी होगी तो आप लोग इसकी शॉर्ट स्टोरी देख सकते हो, वहां से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली ट्यूरिंग टेस्ट में होता क्या है। ठीक है, सो इसमें बस यही इनका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, कि ये देखना चाहते थे कि जो भी मशीन है वो जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोग किसी को डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, तो क्या कोई मशीन किसी पर्सन को या किसी दूसरी मशीन को डेमोन्स्ट्रेशन दे सकती है या नहीं दे सकती है। ठीक है, तो ये होता है ट्यूरिंग टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव। सो अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स। सो एजेंट्स क्या होते हैं ये पता करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। ठीक है, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग रैशनल एजेंट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, रैशनल एजेंट्स जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं, वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई फॉर्म, कोई मशीन या कोई सॉफ्टवेयर, कुछ भी हो सकता है जो कि डिसीजन ले सके। ठीक है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रेशनल एजेंट्स को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स भी बोलते हैं। यानी कि कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि ह्यूमन को या फिर मशीन्स को क्या हेल्प करती हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ एन एजेंट एंड इट्स एनवायरमेंट। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एजेंट एंड दूसरा होता है एनवायरमेंट, जहाँ पे वो एजेंट काम करते हैं। ठीक है, सो इसको याद रखने के लिए मैं एक डायग्राम आप लोगों को बताती हूँ कि मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारे पास एक एनवायरमेंट है। ठीक है, एंड ये है हमारे पास एक एजेंट। ठीक है, सो एजेंट एंड एनवायरमेंट्स जो है ये सेंसर्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, एंड दूसरी तरफ ये दोनों किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, एक्चुएटर्स के थ्रू। ठीक है, एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स, ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एजेंट इज एनीथिंग दैट कैन बी व्यूड एज रिसीविंग इट्स एनवायरमेंट थ्रू सेंसर्स। ठीक है, तो ये एजेंट जो है अपने एनवायरमेंट को प्रिसीव करते हैं सेंसर्स के थ्रू। ठीक है, एंड एक्टिंग अपॉन द एनवायरमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम लोग इंटेलिजेंट एजेंट्स का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो उससे पहले हम लोगों को पता होने चाहिए कि एजेंट के प्रोग्राम्स क्या होते हैं एंड एजेंट के आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं। तो आर्किटेक्चर क्या है, ये एक मशीनरी है दैट द एजेंट एग्जीक्यूट्स ऑन। तो जिस भी मशीनरी पे ये एजेंट एग्जीक्यूट होता है उस चीज़ को उसका आर्किटेक्चर बोला जाता है। ठीक है, एंड इट इज़ अ डिवाइस विथ सेंसर एंड एक्चुएटर्स। फॉर एग्जांपल रोबोटिक कार्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रोबोटिक कार्स होती हैं, ऑटोमेटिक कार्स होती हैं। ठीक है, कैमराज होते हैं, रोबोट्स में कैमरे लगे होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं हमारी आर्टिफिशियल एजेंट्स के अंदर। सो एजेंट प्रोग्राम क्या होते हैं, इट इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एजेंट फंक्शन। सो अगेन यहाँ पे एक टर्म आ गई एजेंट फंक्शन। तो एजेंट फंक्शन इज अ मैप फ्रॉम द परसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन, यानी कि एक सीक्वेंस से एक्शन पे हम किस तरह से मूव करेंगे, ये होते हैं एजेंट फंक्शंस। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि एजेंट इज इक्वल्स टू आर्किटेक्चर प्लस एजेंट प्रोग्राम। ठीक है, सो एजेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रोबोट की। सो जो रोबोटिक एजेंट होते हैं उसमें कैमरास होते हैं, इंफ्रारेड रेंजेस होती हैं, ठीक है, फाइंडर्स होते हैं जो कि एक सेंसर की तरह काम करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑटोमेटिक कार है, तो ऑटोमेटिक कार में कैमरास भी लगे होते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड रेंज फाइंडर्स भी होते हैं कि अगर सामने से कोई कार आ रही है तो हमें ब्रेक लगानी है या फिर रिवर्स जाना है तो पीछे कितना एरिया है, कितने एरिया में हम रिवर्स जा सकते हैं, तो उसके लिए भी कैमरा और इंफ्रारेड रेंज फाइंडर्स लगे होते हैं। तो ये एज अ सेंसर काम करते हैं। ठीक है, एंड इसमें वेरियस मोटर्स भी लगी होती हैं जो कि एक्चुएटर्स की तरह काम करती हैं। दूसरा, अगर हम लोग ह्यूमन एजेंट्स की बात करें जिसको रोबोट बोला जाता है, तो अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, रोबोट्स को छोड़ करके ह्यूमन की बात करते हैं पहले। हमें आईज है, ईयर है और भी ज़्यादा ऑर्गन्स हैं, सबके अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं सेंसर्स। इनको सेंसरी ऑर्गन्स हम बोलते हैं ना, आंखें, कान, जिनसे हम फील कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, एंड जो हमारे हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, माउथ, ठीक है, बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं ये एक्चुएटर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ अगर एजेंट्स को रिलेट करते हो तो बहुत ईजीली आप लोग इन चीज़ों को याद रख सकते हो। ठीक है, सो अब देखते हैं, मान लीजिए ये है हमारे पास एजेंट, ठीक है, एंड ये है हमारे पास एनवायरमेंट। ठीक है,
सो एजेंट एंड एनवायरमेंट जो होते हैं ये दोनों एक्शंस के थ्रू एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं मेजरली, ठीक है। एजेंट से एक्शन के थ्रू हम लोग एनवायरमेंट पे पहुंच सकते हैं। एंड एजेंट्स में क्या क्या क्वालिटीज होती है, मान लीजिए अब एनवायरमेंट को हमने एजेंट से कनेक्ट करना है तो उसके लिए पास्ट एक्सपीरियंसेस भी ज़रूरी हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशंस भी ज़रूरी है, ठीक है। प्रायर नॉलेज, गोल्स होने चाहिए, कुछ एबिलिटीज होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं इनके थ्रू हम लोग एजेंट्स एंड एनवायरमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजेंट्स की। तो यहाँ पे बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं जिनसे कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, ठीक है। सो एजेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 5 क्लासेस। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट ignore the rest of the percept history and act only on the basis of current perception। यानी कि करंटली हमारे सिस्टम में क्या चल रहा है ये सिर्फ उसी पे फोकस करता है, ठीक है। पास्ट में क्या हुआ, हमारा सिस्टम, हमारी मशीन ने क्या क्या इश्यूज फेस किए, ये उन सब चीज़ों को इग्नोर करता है, ठीक है। द एजेंट फंक्शन इज बेस्ड ऑन द कंडीशन एक्शन रूल। तो जहाँ पे भी हमारे पास कंडीशन एक्शन रूल की बात की जाती है वहाँ पे हम लोग सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि इसमें लिमिटेड इंटेलिजेंस होती है, क्योंकि ये पास्ट के एक्सपीरियंसेस को याद नहीं रखती हैं मशीनें, इसीलिए क्या है ये लिमिटेड इंटेलिजेंट इनको बोला जाता है। नो नॉलेज ऑन नॉन परसेप्चुअल पार्ट्स ऑफ द स्टेट, ये भी इसकी प्रॉब्लम है। यूजुअली टू बिग टू जनरेट एंड स्टोर, ठीक है। करंट जो सिचुएशन चल रही है उसको ये हैंडल करेगा, तब भी इसका साइज बड़ा है क्योंकि प्रीवियस डेटा, प्रीवियस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करता, तब भी इसका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड इसको जनरेट करना, इसको स्टोर करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इफ देयर अकर एनी चेंज इन एनवायरमेंट देन द कलेक्शन ऑफ रूल्स नीड टू बी अपडेटेड। तो हर टाइम इसको हमें अपडेट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स। सो इट वर्क्स बाय फाइंडिंग अ रूल वेयर कंडीशन मैचेस द करंट सिचुएशन। जो भी कंडीशन में करंट सिचुएशन मैच करती है तो ये उस जगह पे काम करता है। अ मॉडल बेस्ड एजेंट कैन हैंडल पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट्स बाय द यूज ऑफ अ मॉडल अबाउट द वर्ल्ड एंड द एजेंट हैज़ टू कीप ट्रैक ऑन द इंटरनल स्टेट। तो मॉडल बेस्ड जो होता है ये हमेशा इंटरनल स्टेट्स पे ही काम करता है, विच इज एडजस्टेड बाय ईच परसेप्ट एंड दैट डिपेंड्स ऑन परसेप्ट हिस्ट्री, ठीक है। एंड इसमें जब भी हम लोग इसको अपडेट करते हैं, कोई भी नया डेटा ऐड करते हैं तो इसको बार बार रिफ्रेश एंड इसमें इंडिपेंडेंटली हर एक एलिमेंट को जो है रिजॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास गोल बेस्ड एजेंट्स। So these kinds of agents take decision based on how far they are currently from their goal। यानी कि गोल बेस्ड, हमारा गोल अगर यहाँ पहुँचना है तो ये हमें बताता है कि हम अपने गोल से अभी कितना दूर हैं, ठीक है। देयर एवरी एक्शन इज इंटेंडेड टू रिड्यूस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द गोल एंड दिस अलाउ द एजेंट अ वे टू चूज अमंग मल्टीपल पॉसिबिलिटीज सेलेक्टिंग द वन विच रीचेज अ गोल स्टेट, ठीक है। एंड इसमें जो भी नॉलेज को ये सपोर्ट करता है ये बेसिकली मॉडिफिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होता है एंड इसके गोल्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। तो द एजेंट विच आर डेवलप्ड हैविंग देयर एंड यूजर्स as building block is called utility based agents, and when there are multiple possible alternatives then to decide which one is best utility based agents are always used। नेक्स्ट बात करते हैं लर्निंग एजेंट्स की। अ लर्निंग एजेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द टाइप ऑफ एजेंट दैट कैन लर्न फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो बेस्ट एजेंट जो है, अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात करें तो वो होता है लर्निंग एजेंट्स, यानी कि इसने अपने पास्ट में जो भी नई चीज़ें सीखी हैं, जो भी नए फीचर्स इसमें ऐड किए हैं या फिर जो भी हमने इन एजेंट्स के थ्रू सर्च किया है, ये उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। तो ये अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लर्न करता है और इट हैज़ लर्निंग कैपेबिलिटीज, हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। It starts to act with basic knowledge and then it is able to act and adapt automatically through learning। So इसमें मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे पास, जिसमें कि पहला आता है लर्निंग एलिमेंट, दूसरा आता है क्रिटिक एंड तीसरा आता है परफॉर्मेंस एलिमेंट एंड लास्ट आता है प्रॉब्लम जनरेटर। तो ये इसके सब पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू ये चीज़ों को स्टोर कर सकता है एंड हैंडल कर सकता है।
तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्च एल्गोरिदम्स। तो सर्च एल्गोरिदम्स एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं। So rational agents or problem solving agents in artificial intelligence mostly use these search strategies or algorithms to solve a specific problem and provide the best result. तो algorithms हैं search tree, actions, transition model, path cost, solution and optimal solution, ठीक है। तो ये सभी जो है हायर लेवल पे यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो वन बाय वन अगर हम लोग देखें तो जैसे सर्च होता है, हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में देखा है कि सर्च एल्गोरिदम कैसे काम करता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करता है एंड जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसको गिवन डेटा में या फिर जो भी उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होती हैं उसमें इसको सर्च करता है, ठीक है। इसके सब पार्ट्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से कि पहला आता है सर्च स्पेस, ठीक है। तो सर्च स्पेस रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन विच अ सिस्टम में हैव। दूसरा आता है इसमें स्टार्ट स्टेट। तो स्टार्ट स्टेट जो है कि कहाँ से हमारी सर्चिंग स्टार्ट होने वाली है, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट ये डिफाइन करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्च ट्री। सो अ ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्च प्रॉब्लम, उसको हम लोग सर्च ट्री बोलते हैं। इसमें जो है रूट होती है, ठीक है, एंड द रूट नोड विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल स्टेट। तो जो भी रूट नोड है, अब जैसे यहाँ पे रूट नोड ए है, ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये हमेशा इनिशियल स्टेट बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्शंस। सो इट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द अवेलेबल एक्शंस ऑफ द एजेंट। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन मॉडल। सो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ईच एक्शन डू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ट्रांजिशन मॉडल। नेक्स्ट है पाथ कॉस्ट। सो इट इज अ फंक्शन विच असाइंस अ न्यूमेरिक कॉस्ट to each path. Next is solution. It is an action sequence which leads from the start node to the goal node, ठीक है। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इनिशियल नोड, एंड ये है गोल नोड। तो इसका पूरे का ये सॉल्यूशन जो है, इसका एक एक्शन सीक्वेंस को ये स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो इफ अ सॉल्यूशन हैज द लोवेस्ट कॉस्ट अमंग ऑल द सॉल्यूशन, उसको बोला जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूनिट नंबर 1 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में भी हम लोग यूज करते हैं। वहाँ पे हमारे पास एक सेक्शन है ग्राफ थ्योरी, ठीक है। ग्राफ थ्योरी में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन से रिलेटेड, यानी कि अगर एक प्रॉब्लम है जहाँ पे हमें 3 सॉल्यूशन मिले हैं, मान लीजिए पहले का आंसर है 3.06, 3.10 एंड इसका आंसर है 3.50, तो हमें बेस्ट सॉल्यूशन जो मिनिमम सॉल्यूशन होगा, लोएस्ट कॉस्ट होगा, उसको सेलेक्ट करना होता है हमेशा, ठीक है। सो ये है सर्चिंग एल्गोरिदम की कुछ टर्मिनोलॉजीज। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सर्च एल्गोरिदम। कंप्लीटनेस, ऑप्टिमेलिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि एक प्रोसेस अगर इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हुआ एंड बिल्कुल ये एंड तक पहुंच गया, तो इसके बीच में कितना टाइम लगा, ठीक है। अ सर्च एल्गोरिदम इज सेड टू बी कंप्लीट इफ इट गारंटी टू रिटर्न अ सॉल्यूशन इफ एटलीस्ट एनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर एनी रैंडम इनपुट, ठीक है। कितना टाइम लगा एंड क्या एंड पे भी, चाहे जितना मर्जी टाइम लगाओ, एंड में ये हमें बेस्ट सॉल्यूशन देगा ही देगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमैलिटी। इफ अ सॉल्यूशन फाउंड फॉर एन एल्गोरिदम इज गारंटीड टू बी द बेस्ट सॉल्यूशन। जो हम लोगों ने ऑप्टिमल सॉल्यूशन बात की, यानी कि बेस्ट सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। 4 सॉल्यूशंस आए हैं, चारों में से जो बेस्ट लगेगा, जिसकी कॉस्ट, जिसकी वैल्यू बेस्ट होगी, वही हम सेलेक्ट करते हैं, उसको बोला जाता है ऑप्टिमैलिटी। नेक्स्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इट इज अ मेजर ऑफ टाइम फॉर एन एल्गोरिदम टू कंप्लीट अ टास्क। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि मेमोरी और स्टोरेज से रिलेटेड, एक प्रोग्राम को, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना स्पेस यूज हुआ, कितनी मेमोरी उसने यूज की, ये बताई जाती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्च एल्गोरिदम, ठीक है। बेसिकली 2 टाइप्स है, यूनिफॉर्म्ड जिसको ब्लाइंड बोला जाता है, एंड इनफॉर्म्ड जिसको इनफॉर्म्ड सर्च, ठीक है। सो इसमें कुछ टाइप्स हैं जैसे कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च, इंटरेक्टिव डीपिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड बाई डायरेक्शनल सर्च। एंड इनफॉर्म्ड में आता है बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड ए स्टार सर्च, ठीक है। तो ये सभी टाइप्स इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म्ड या फिर ब्लाइंड सर्च।
सो इट डज नॉट कंटेन एनी डोमेन नॉलेज सच एज क्लोजनेस, किसी भी लोकेशन की किसी भी गोल की लोकेशन, ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती है, इसीलिए इसको ब्लाइंड बोला जाता है, ठीक है। So it operates in a brute force way as it only include information about how to traverse the tree and how to identify leaf and goal nodes, ठीक है। So leaf node and goal node क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसलिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। सो पहले बात करते हैं इन्फॉर्म्ड सर्च की। सो इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम यूज डोमेन नॉलेज, ठीक है। इसमें जो है डोमेन का नॉलेज होना ज़रूरी है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। इन एन इन्फॉर्म्ड सर्च प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विच कैन गाइड द सर्च एंड इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज कैन फाइंड अ सॉल्यूशन मोर एफिशिएंटली देन एन अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी, ठीक है। सो इसको हम लोग ह्यूरिस्टिक सर्च भी बोलते हैं, इन्फॉर्म्ड सर्च को ह्यूरिस्टिक सर्च भी बोला जाता है, ठीक है। सो ह्यूरिस्टिक क्या होता है, इट इज़ अ वे विच माइट not always be guaranteed for best solution but guaranteed to find a good solution in reasonable time। तो ये हमें बेस्ट सॉल्यूशन नहीं देगा, लेकिन फिर भी एक अच्छा सॉल्यूशन देने की गारंटी देता है एक रीजनेबल टाइम में, ठीक है। एंड इन्फॉर्म्ड सर्च के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, ग्रीडी सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च, या फिर ए स्टार सर्च भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात करें, तो अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट सीरीज देखी है तो आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट इजी होगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट वे में ही सब चीज़ों को समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन सर्च स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू हम लोग ट्री या फिर ग्राफ में ट्रैवर्सल कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये ब्रेथ वाइज डायरेक्शन में हमेशा फ्लो करता है, इसीलिए इसको ब्रेथ फर्स्ट सर्च बोला जाता है। इसके साथ ही ये हमेशा फॉलो करता है फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू डेटा स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस ये है कि हमें बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है अगर वहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आता है इससे पहले हम देखते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। जैसे ब्रेथ फर्स्ट मोशन में काम करता है, ये डेप्थ फर्स्ट मोशन में काम करता है, ठीक है। तो ये एक रिकर्सिव एल्गोरिदम है फॉर ट्रैवर्सिंग अ ट्री एंड ग्राफ, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड, हमेशा रूट से स्टार्ट करेंगे एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेंगे, ठीक है। डीएफएस यूजेस अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, ये क्यों यूज करता है एंड ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डीएफएस एल्गोरिदम इज सिमिलर टू द बीएफएस एल्गोरिदम, दैट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिदम की। सो दिस एल्गोरिदम इज सिमिलर टू डेप्थ फर्स्ट सर्च विद अ प्री डिटरमाइंड लिमिट। तो इसमें एक लिमिट होती है, डेप्थ भी है लेकिन एक लिमिट होती है कि किस लिमिट तक हमें जाना है। जैसे अगर हम रूट से काम करते हैं तो एक लिमिट है कि हमें सिर्फ यहीं तक जाना है, बिल्कुल एंड तक रन नहीं करना है प्रोग्राम को, ठीक है। सो डेप्थ लिमिटेड सर्च कैन सॉल्व अ ड्रॉबैक ऑफ इनफाइनाइट पाथ इन द डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। सो इसमें ये था कि इसमें कोई लिमिट नहीं थी, हमें अगर सिर्फ इसी पोजीशन तक जाना है तो भी हमारा सिस्टम एंड तक एक बार रन करता है, ठीक है। सो इसकी डिसएडवांटेज, यानी कि डेप्थ लिमिटेड सर्च की डिसएडवांटेज ये है कि ये इनकम्प्लीटनेस को थोड़ा सा यहाँ पे हमें शो करता है, ठीक है, यानी कि सर्चिंग इसमें कंप्लीट नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की। सो इट इज़ अ सर्चिंग एल्गोरिदम यूज्ड फॉर ट्रैवर्सिंग अ वेटेड ट्री और ग्राफ, and this algorithm comes into play when a different cost is available for each edge। so हर एक edge है, ठीक है, ट्री है या फिर कोई भी ग्राफ है, हर एक इसका ये जो edge है, हर एक edge का जो है डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट कॉस्ट होगी। this algorithm comes into play when a different cost is available for each edge and the primary goal of the uniform cost search is to find a path to the goal node which has the lowest cumulative cost, ठीक है। सो इसको मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्राफ है, हमें ए पोजीशन से जेड तक पहुंचना है, ठीक है। इसकी कॉस्ट है 8, इसकी है 9, इसकी है 10, इसकी है 1 एंड इसकी है 2। तो हमें ए से जेड तक पहुंचना है, तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च क्या करेगा, बेस्ट फाइंड करेगा। यहाँ से अगर 9 पे जाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, 1 पे हमें कम कॉस्ट मिल रही है, 2 पे जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8,
9, 10 एंड 11, यहाँ से कॉस्ट सिर्फ 11 थी एंड यहाँ से कॉस्ट आप लोग देख सकते हो 8 + 9 + 10 कितनी ज़्यादा कॉस्ट हो जाती। ठीक है, तो इसीलिए यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइटरेटिव डीपिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ DFS एंड BFS। ठीक है, this search algorithm finds out the best depth limit and does it by gradually increasing the limit until a goal is found. नेक्स्ट आता है हमारे पास बाई डायरेक्शनल सर्च। सो बाई डायरेक्शनल सर्च रन्स इन द 2 डायरेक्शन। ठीक है, सो साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में ये काम करता है। ठीक है, सो अगर एक इनिशियल स्टेट को ये फॉर्म करते हैं तो उसको फॉरवर्ड सर्च बोला जाता है। ठीक है, एंड ये गोल नोड को फॉर्म करते हैं तो इसको बोला जाता है बैकवर्ड सर्च। ठीक है, या फिर इसको गोल नोड भी बोला जाता है। इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि दोनों डायरेक्शन में इक्वल स्पीड में ये सर्च कर सकता है। ठीक है, एंड इसके लिए मेमोरी भी कम यूज होती है। एंड इसकी एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि वन शुड नो द गोल स्टेट इन एडवांस। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें जाना कहाँ है, तभी हम लोग बाई डायरेक्शनल सर्च को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो बाई डायरेक्शनल सर्च अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, सो अगर हमें पता है कि हमें A से Z पे जाना है तो बाई डायरेक्शनल क्या करेगी, यहाँ से भी मूव करेगी एंड यहाँ से भी मूव करेगी इस डायरेक्शन में। तो जो भी डायरेक्शन बेस्ट होगी, जहाँ से भी कॉस्ट कम लगेगी, ये हमेशा उस डायरेक्शन से ही हमें पहुँचाएगा हमारे डेस्टिनेशन तक। ठीक है, तो ये है ह्यूरिस्टिक टेक्निक। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये जितने भी टॉपिक्स आज इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में डेफिनेटली इन बेसिक क्वेश्चन से, बेसिक टर्म से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।